हेलो एवरीवन, हम बात करेंगे क्लास 9 फिजिक्स फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। इसके बारे में सबसे पहले हम देखेंगे फोर्स के बारे में। व्हाट डू यू मीन बाय द फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। सबसे पहला पॉइंट फोर्स। अ फोर्स पुश और पुल ऑन ए बॉडी इज कॉल्ड द फोर्स। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पे पुश या पुल करते हैं तो आपका क्या हो जाता है, फोर्स। SI यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। एंड इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या क्या होता है इसके बारे में देख लेते हैं। अ फोर्स कांट बी सीन, हम फोर्स को देख नहीं सकते। अ फोर्स कांट बी जज्ड ओनली बाय द इफेक्ट विच इट कैन प्रोड्यूस इन द वेरियस बॉडी अराउंड अस। जो इफेक्ट है इसके क्या क्या हो सकते हैं देख लेते हैं इसके बारे में। अ फोर्स कैन मूव ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो इसको मूव कराने का काम करता है ये इस तरीके से। अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे अगर हम फोर्स लगाएंगे तो जैसे कोई बॉल है, हम यहाँ पे अगर इसको पुश कर देंगे तो इस तरीके से ये बॉल मूव कर जाएगी अगर इस पर फोर्स लगाएंगे। एंड सेकेंड पॉइंट देखेंगे, अ फोर्स कैन स्टॉप ए मूविंग बॉडी। अगर कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है, ऐसे मीन्स चल रहा है, यहाँ पे पहुँचा हुआ है जैसे, तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हम यहाँ से फोर्स लगा दें तो यहाँ पे रुक जाएगा। ओके। अ फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग बॉडी। फोर्थ पॉइंट देखिए, अ फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मूविंग बॉडी। अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे चल रहा है इस तरीके से, ठीक है, यहाँ पहुँच गया, अगर हम फोर्स यहाँ से लगा दें तो इसकी डायरेक्शन यहाँ पे हो जाएगी, तो इसकी डायरेक्शन चेंज भी हो सकती है फोर्स के थ्रू किसी भी ऑब्जेक्ट की। अ फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ बॉडी। किसी भी ऑब्जेक्ट के शेप को भी चेंज कर सकते हैं बाय द फोर्स। टाइप ऑफ फोर्स देख लेते हैं, कौन कौन से फोर्स होते हैं। बैलेंस फोर्स एंड अनबैलेंस फोर्स। बैलेंस फोर्स क्या होता है, इफ़ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज जीरो। अगर हम मान लें एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा गया है इस तरीके से, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ प्रॉपर वे में। यहाँ पे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, ओके, तो यहाँ पे ग्रेविटी वर्क करती है। फिर यहाँ से मान लीजिए हमने फोर्स लगाया है, अगर हमने फोर्स इधर से लगाया तो इस साइड से हमें फोर्स फ्रिक्शन फोर्स यूज़ होगा, फ्रिक्शन फोर्स, और ये आपका रिएक्शन यहाँ पे होगा। अगर इन चारों फोर्स का मिला के रिजल्टेंट, मान लीजिए यहाँ से 5, यहाँ से 5, यहाँ से 10, यहाँ से 10 मीन्स इन सब का 5 + 5 अपोजिट डायरेक्शन है तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, 10 10। अगर इनका रिजल्टेंट क्या हो, टोटल 0 हो मीन्स किसी भी ऑब्जेक्ट पे, तो ये आपका क्या बोला जाता है, बैलेंस फोर्स। ठीक है, फिर से देख लेते हैं एक बार। इफ़ द रिजल्टेंट ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज 0, द फोर्स आर कॉल्ड द बैलेंस फोर्स। मीन्स हर तरफ से अगर टोटल फोर्स की बात करें। अब यहाँ पे एक हम बात कर लें, अगर ऑब्जेक्ट इस तरीके से कोई फोर्स यहाँ से, अगर सिंपल भाषा में बोलूँ मैं, तो यहाँ पे भी फोर्स लग रहा है, यहाँ पे भी फोर्स लग रहा है, यहाँ पे भी फोर्स लग रहा है, तो जो टोटल फोर्स लगा और ये ऑब्जेक्ट मूव ना करें, इसी को क्या बोलते हैं, बैलेंस फोर्स। ओके, जैसे कि एग्जांपल में लेंगे हम फोर्स ऑफ और पुश, तो यहाँ पे बैलेंस फोर्स में क्या क्या वर्क करता है ये तो मैंने बता ही दिया। फोर्स ऑफ और पुश, जो हम पुश करते हैं किसी ऑब्जेक्ट पे जो हम पुश करते हैं तो ये रहा। फिर इसका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, इसका अपोजिट डायरेक्शन, जब भी कोई ऑब्जेक्ट हम मूव करते हैं तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है, उसी को फ्रिक्शन फोर्स बोला जाता है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हो गया। फिर इसका ग्रेविटी तो पता ही है, अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो नीचे की तरफ फोर्स ग्रेविटी यूज़ होती है, और इसके अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन फोर्स होगा। ठीक है, रिएक्शन। जैसे एग्जाम्पल अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, तो टग ऑफ वार में देखे होंगे, अगर रस्सी जब मान लीजिए दो लड़के हैं यहाँ पे, और यहाँ पे एक रस्सी पकड़ के ये लोग खींच रहे हैं, ठीक है, जब तक ये बैलेंस रहेगा, जब तक ये भी खींच रहा है, ये भी खींच रहा है, आपने देखा होगा टग ऑफ वार में, तो ये ये कंडीशन जो होती है आपकी बैलेंस फोर्स, जब तक एक दूसरे की तरफ खींच के रखे हैं, छूड़ा यहाँ पे छूटा हुआ नहीं है, अभी पकड़ के ही रखे हैं एक दूसरे को, ठीक है, रस्सी को एक दूसरे की तरफ से पकड़ के रखे हैं और खींची हुई है रस्सी, तो उस कंडीशन ये क्या बोली जाती है, बैलेंस फोर्स। आगे देखेंगे अनबैलेंस फोर्स में देखेंगे, अनबैलेंस फोर्स, इफ़ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज़ नॉट जीरो। अगर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट रखा गया है यहाँ पे, अगर हम इस तरीके से यहाँ पे फोर्स, वही फिर से कौन कौन से फोर्स होंगे, हम पुश यहाँ से करेंगे, ये फ्रिक्शन फोर्स, यहाँ पे रिएक्शन, यहाँ पे ग्रेविटी, इस तरीके से, ठीक है। तो अगर ये सारे फोर्स लगने के बाद ये ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट कर दे, मीन्स ये ऑब्जेक्ट चलना स्टार्ट कर दे, तो आपका क्या बोला जाता है, अनबैलेंस फोर्स। अनबैलेंस फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी बॉडी और दे कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी।
तो अनबैलेंस क्या करता है, कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है तो उसे रोकने का काम करता है, और कोई रुका हुआ है तो उसे चलाने का भी काम करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल में यहाँ पे मैंने एक कार बना ली है। कार यहाँ पे मैं पुश कर रहा हूँ, इधर से मान लीजिए एक फोर्स पुश का, ये फ्रिक्शन फोर्स है, ये ग्रेविटी है, सॉरी ग्रेविटी नीचे की तरफ है और रिएक्शन फोर्स है। तो ये फोर्स लगने के बाद ये कार क्या हो रही है, मूव करना स्टार्ट कर देगी, तब ये क्या होगा, अनबैलेंस फोर्स। फोर्स कौन कौन से फोर्स लगेंगे, ये तो पहले वाले ही सेम ही फोर्स हैं, फोर्स ऑफ पुश, फिर फोर्स ऑफ ग्रेविटी एंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड फोर्स ऑफ रिएक्शन ऑफ ग्राउंड, रिएक्शन फोर्स। एंड अब हम आगे देखते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में। न्यूटन हैज़ गिवन द 3 लॉ ऑफ डिस्क्राइब द मोशन ऑफ द बॉडी। न्यूटन ने 3 लॉ दिए थे, दीज लॉ आर नोन एज द न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन फर्स्ट लॉ, सबसे पहले हम देखेंगे न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। व्हाट डू यू मीन बाय द न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन? अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट, अगर कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है तो चलता ही रहेगा, यहाँ तक हो गया। एंड अ बॉडी इज मोशन, अगर कोई ऑब्जेक्ट चल, बॉडी एट रेस्ट, सॉरी अगर ये ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो हमेशा रेस्ट पे ही रहेगा। एंड बॉडी इज मोशन, अगर बॉडी चल रही है, विल कंटिन्यू इन मोशन, तो चलती ही रहेगी। इन अ स्ट्रेट लाइन विद अ यूनिफॉर्म स्पीड, एक मतलब यूनिफॉर्म स्पीड से एक स्ट्रेट लाइन में, अनलेस इट कंपेल्ड बाय द एक्सटर्नल फोर्स टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और द यूनिफॉर्म मोशन, जब तक कि इस पर बाहर से कोई फोर्स ना लगाया जाए। मान लीजिए ये बॉल है, यहाँ से ये फोर्स लगा दिया, ये चल रही है। मान लीजिए कोई बॉल ऐसे चल रही है, वो तब तक चलती रहेगी जब तक कि बाहर से कोई फोर्स ना लगाया जाए। अब आप कहोगे कि मतलब अगर बॉल हम करते हैं तो वो तो अपने आप ही रुक जाती है। अगर कोई बॉल हम यहाँ से पुश कर दें, इस तरीके से बॉल जा रही है, तो एक समय ऐसा आएगा जाके क्या होती है, रुक जाती है। तो वहाँ भी एक फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में, फ्रिक्शन फोर्स पड़ा है ना, जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगाते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स नीचे की तरफ अप्लाई होता रहता है। अपोजिट डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स लगाया है उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है। मान लीजिए कि ये ऑब्जेक्ट है, इस पर मैंने फोर्स यहाँ पे लगाया, तो जो फ्रिक्शन फोर्स होगा ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये रोकने का, बॉल जो रुक जाती है, ये फ्रिक्शन फोर्स क्या करता है, रोकने का काम करता है। तो आपने अच्छे से सीख लिया न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। एक बार फिर से डिस्कस कर देते हैं। अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट, अगर कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो रुका रहेगा। एंड बॉडी इज मोशन विल कंटिन्यू इन मोशन, और चल रहा है, चलता है मतलब चल रहा है तो चलता ही रहेगा। इन अ स्ट्रेट लाइन, एक सीधी रेखा में, विद अ यूनिफॉर्म स्पीड, एक समान चाल से, अनलेस इट इज़ कंपेल्ड बाई, जब तक उस पर बाहर से कोई फोर्स न लगाया जाए। ठीक है, तो ये था आपका न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। और इसमें एक पॉइंट हमें पढ़ना पड़ता है, इनर्शिया। इनर्शिया इज़ द प्रॉपर्टी, एक तरीके की इनर्शिया की प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी ड्यू टू विच रेसिस्ट चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। ये भी एक तरीके से किसी भी ऑब्जेक्ट के चलने, मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है तो चलता ही रहेगा, और रुका हुआ है तो रुका ही रहेगा, उसी बेसिस पे भी वर्क करता है। इनर्शिया डिपेंडिंग ऑन मास, इनर्शिया जो होता है यहाँ पे मैं अगर बताऊँ, फिर से एक बार इसको देख लेते हैं। Inertia is the property of a body due to which it resists a change in its state of rest or uniform motion। मतलब ये एक तरीके से अगर बोला जाए तो न्यूटन फर्स्ट लॉ का ही फॉलो करता है। यहाँ पे नोट, यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा, ग्रेटर द इनर्शिया ऑफ द बॉडी ग्रेटर विल बी द फोर्स रिक्वायर्ड। अगर दो ऑब्जेक्ट है, एक यहाँ पे है, एक बड़ा है, एक छोटा बड़ा, एक मान लीजिए इसका मास 10 kg है, इसका 20 kg है, तो यहाँ पे ग्रेटर द इनर्शिया ऑफ द बॉडी ग्रेटर विल बी द फोर्स रिक्वायर्ड। जितना ज़्यादा इनर्शिया, ग्रेटर इनर्शिया, ज़्यादा इनर्शिया रहेगा तो हमें ज़्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी, एंड कम इनर्शिया है तो कम फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। इट मीन्स इनर्शिया इज डिपेंड ऑन, इनफैक्ट मास इज मेजर। इनर्शिया जो होता है मास को मेजर करता है। यहाँ पे मैं आगे बता देता हूँ आप लोगों को। यहाँ पे मीन्स इनर्शिया जनरली डिपेंड ऑन मास। अगर कोई ऑब्जेक्ट है ज़्यादा, जिसका ज़्यादा मास है उस पर इनर्शिया ज़्यादा होगा, जिसका कम मास है उस पर इनर्शिया कम लगेगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक स्टोन ले रहा हूँ और एक फुटबॉल ले ले रहा हूँ, तो स्टोन पे हमें ज़्यादा, इसका मास ज़्यादा होगा स्टोन का, और फुटबॉल का कम होगा, तो यहाँ पे इनर्शिया कम लगेगा और यहाँ पे इनर्शिया ज़्यादा लगेगा। मैक्सिमम मास, इनर्शिया डिपेंडिंग ऑन मास, जिसका यहाँ पे फिर स्टोन की बात करें तो स्टोन का वेट ज़्यादा होगा
तो इसकी वजह से इसका मास ज़्यादा होगा तो इस पर इनर्शिया ज़्यादा लगेगा, इसका मास कम होगा इसलिए इनर्शिया कम लगेगा। ओके, फिर आगे देखेंगे मोमेंटम। अ क्वांटिटी ऑफ मोशन इन अ बॉडी इज डिपेंडिंग ऑन द मास एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। मोमेंटम जो होता है अ क्वांटिटी ऑफ मोशन, अगर कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है तो किस पे डिपेंड करता है, किस पे, मास एंड वेलोसिटी। अगर हम दूसरी डिफिनेशन की बात करें मोमेंटम के तो सिंपल वे में हम बोल सकते हैं कि द मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। प्रोडक्ट ऑफ मास, मोमेंटम इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी। तो आप इस फॉर्मूले बेसिस पे एक डिफिनेशन बना सकते हैं, द मोमेंट ऑफ द बॉडी इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड द मोमेंटम। मोमेंटम वही फॉर्मूला हो गया, मास इंटू वेलोसिटी, एम इंटू वी, ये पी इक्वल्स टू एम बी हो गया। पी क्या है यहाँ पे, मोमेंटम है, एम क्या है, मास है, वी क्या है, वेलोसिटी है। यूनिट तो पता होगा, यहाँ पे यूनिट भी दिखा देता हूँ मैं। यहाँ पे यूनिट ऑफ मास केजी, यूनिट ऑफ वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, यूनिट ऑफ मोमेंटम केजी मीटर पर सेकेंड। ठीक है। इफ़ अ बॉडी एट रेस्ट इट्स वेलोसिटी इज जीरो। अगर कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो उसकी वेलोसिटी जीरो होगी। वेलोसिटी क्या होगी, अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसके, अगर वो रुका हुआ है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी। हैंस इट्स मोमेंटम इज जीरो। अगर कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो उसका मोमेंटम भी क्या होगा, जीरो होगा। ये ध्यान रखना है हमें। न्यूटन सेकेंड लॉ देख लेंगे यहाँ पे। न्यूटन सेकेंड लॉ क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एंड टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन इन विच द फोर्स एक्ट। तो न्यूटन सेकेंड लॉ जो होता है, चेंज ऑफ मोमेंटम, ये ध्यान रखना है, चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड। मीन्स एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल पी। मतलब फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हैं, चेंज इन मोमेंटम, एंड टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन इन विच द फोर्स एक्ट। यहाँ पे देख लेते हैं, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन। तो रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, एफ प्रोपोर्शनल टू डेल पी अपॉन टी। यहाँ पे टाइम है, यहाँ पे देखिए डिफिनेशन में, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब कि टाइम के रिस्पेक्ट में ऑफ द बॉडी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एंड टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन इन विच द फोर्स एक्ट। तो आपने यहाँ पे देखा होगा मोमेंटम एम इक्वल्स टू पी इक्वल्स टू क्या पढ़ा है, एम बी। तो चेंज इन मोमेंटम मतलब मान लीजिए स्टार्टिंग में यू रहा होगा, बाद में वेलोसिटी वी, तो ये हो गया स्टार्ट एम। मास तो देखिए कोई ऑब्जेक्ट हो, मास उसका बदलेगा नहीं। यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, इसको यहाँ पे कर देंगे तो इसका मास 10 kg है, तो क्या ये 5 kg हो जाएगा, नहीं, ये भी 10 kg रहेगा। तो मास चेंज नहीं होगा लेकिन वेलोसिटी चेंज हो सकती है। यहाँ पे एम वी तो हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी। चेंज इन मोमेंटम में क्या हुआ, अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, इसका मास m है, तो यहाँ इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल v है, तो ये हो गया एम वी माइनस एम यू अपॉन टी। अब यहाँ पे देखिए m कॉमन ले लीजिए इन दोनों में से, तो ये हो गया v माइनस यू अपॉन टी। और v माइनस यू, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड द एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे आपने पढ़ा है कि v माइनस यू अपॉन टी क्या होता है, एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा f प्रोपोर्शनल टू एम ए, और यहाँ से प्रोपोर्शनल हटाते तो के आ जाता है, के एज ए कॉन्स्टेंट रेफर किया जाता है, तो हम के इक्वल्स टू 1 ले लेंगे। अब के इक्वल्स टू 1 ले लेंगे तो एफ इक्वल्स टू एम ए हो जाएगा। और एफ इक्वल्स टू एम ए, यहाँ पे कई फॉर्मूले बना सकते हैं, एफ इक्वल्स टू एम ए इक्वल्स टू एफ बाई एम। और यहाँ पे ए क्या है, एक्सेलरेशन है, एफ क्या है, फोर्स है, एम क्या है, मास है। एंड एग्जाम्पल ऑफ द न्यूटन सेकेंड लॉ में क्या क्या एग्जाम्पल ले सकते हैं, कहाँ कहाँ पे सेकेंड लॉ अप्लाई होता है। कैचिंग ए क्रिकेट बॉल, अगर हम क्रिकेट बॉल, जब भी कोई ऊंचाई से बॉल आती है तो हम क्या करते हैं, कैच को लेते टाइम अपने हाथ को पीछे की तरफ खींचते हैं। तो ये एग्जांपल होता है आपका न्यूटन सेकेंड लॉ। द केस ऑफ हाई जंपर, जो जंपिंग करते हैं, द केस ऑफ सीट बेल्ट इन कार, सीट बेल्ट का यूज जो करते हैं, ये भी एग्जांपल है न्यूटन सेकेंड लॉ का। अब देखेंगे न्यूटन थर्ड लॉ। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, व्हेन एवर वन बॉडी exert a force on another body, the second body exert an equal and opposite force on the first body। होता क्या है न्यूटन थर्ड, सिंपल अगर भाषा में बताओ, अगर हम किसी फोर्स पे, मान लीजिए बहुत बड़ा सा पत्थर है, यहाँ पे कोई बच्चा है और ये बच्चा इस पे फोर्स लगा रहा है, तो ये मान लीजिए कि ये जितना फोर्स इस पे लगा रहा है, ये स्टोन भी उस पर उतना ही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगाता है। यह आपका न्यूटन थर्ड लॉ। सिंपल भाषा में दिया जाए तो ये बोला जाएगा,
टू एवरी एक्शन देयर इज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मान लीजिए वॉल है ये, यहाँ पे फिर से एक बार डिस्कस कर दे रहा हूँ। यहाँ पे अगर मान लीजिए फोर्स लगाते हैं तो जितना हम फोर्स इस वॉल पे लगाएंगे वॉल भी हम पे उतना फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगाती है। तो ये है आपका न्यूटन थर्ड लॉ। वेन एवर वन बॉडी एग्जर्ट ए फोर्स ऑन अनदर बॉडी द सेकेंड बॉडी, मतलब एक बॉडी किसी ऑब्जेक्ट पे जितना फोर्स लगाती है द सेकेंड बॉडी एग्जर्ट एन इक्वल, तो सेकेंड बॉडी भी इक्वल, मतलब जितना फोर्स फर्स्ट ने लगाया है उतना ही फोर्स सेकेंड बॉडी फर्स्ट पे लगाती है। अब और अपोजिट डायरेक्शन में, मान लीजिए ये 10 न्यूटन का फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे लगाया तो दूसरा वाला ऑब्जेक्ट -10 न्यूटन का लगाएगा अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, एग्जांपल देख लेते हैं। हाउ डू वी वॉक, हम चलते हैं तो चलना हमारा पॉसिबल इसी वजह से न्यूटन थर्ड लॉ बेसिस पे, क्योंकि हम जब पैर रखते हैं तो जितना हम पैर नीचे की तरफ पुश करते हैं तो हम हमारे अर्थ भी उतने ही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगाती है। वाई सेकेंड है वाई द गन रिकॉल्स और द फ्लाइंग ऑफ द जेट एरोप्लेन एंड रॉकेट्स, मीन्स जो उसके फ्यूल्स होते हैं पीछे की तरफ बहुत तेज़ी से जाते हैं तो आगे की तरफ मूव करता है। द केस ऑफ बोट एंड शिप, ये सभी हैं एग्जाम्पल ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ। अब आगे देख लेते हैं, यहाँ पे कुछ एक लॉ और है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। व्हेन द टू बॉडी एट एक्ट अपॉन ऑन एन वन अनदर, यहाँ पे है कि व्हेन टू बॉडी एक्ट अपॉन वन अनदर देयर इज़ अ टोटल मोमेंटम रिमेंस कांस्टेंट। अगर दो ऑब्जेक्ट एक साथ चल रहे हैं, ठीक है, और कुछ दूर जाने के बाद अभी इसके बारे में पूरा प्रॉपर बताएंगे, पहले डिफिनेशन देख लेते हैं। व्हेन टू बॉडी एक्ट अपॉन ऑन अनदर their total momentum remains constant provided no external force or acting momentum is never created or destroyed। momentum never created or destroy, मतलब मोमेंटम को न तो बनाया जा सकता है और न ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, मतलब क्रिएट न तो क्रिएट किया कर सकते हैं न तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ओके, एंड सपोज टू बॉडी, यहाँ पे देखते हैं एग्जांपल प्रॉपर लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। सपोज टू बॉडी और ट्रक एंड कार आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, मान लेते हैं एक ट्रक है और एक कार है, ये सेम ही डायरेक्शन में, इसकी वेलोसिटी इनिशियल u1 है, इसकी u2 है, ये चल रहे हैं, कुछ दूर जाने के बाद आपस में टकरा जाते हैं। अब एक चीज़ मैं यहाँ पे फिर से डिस्कस कर देता हूँ, मास कभी भी यहाँ पे मान लीजिए ट्रक का मास m1 है तो क्या यहाँ पे कुछ और हो जाएगा, मास तो हमेशा ट्रक का वही रहेगा। ऐसे कार का जो मास m2 है तो यहाँ भी क्या रहेगा, m2 रहेगा। तो ये यहाँ पे कुछ दूर जाने के बाद क्या होते हैं, ये टकरा जाते हैं, और टकरा के जब ये अलग होते हैं तो उसकी वेलोसिटी पहले क्या थी, u1 u2 थी, बाद में वेलोसिटी क्या हो गई, v1 v2, मीन्स चेंज आ गया। चेंज में हमने लिया है v1 v2, और यहाँ पे मास तो वही रहेगा दोनों का सेम, टकराने के बाद का है। ठीक है, तो टकराने से पहले, तो यहाँ पे मैं एक चीज़ और बता दे रहा हूँ, मोमेंटम फॉर द कोलिजन बिफोर कोलिजन से पहले जो मोमेंटम था ट्रक के लिए m1 v1 प्लस m2 v2 दोनों का मिला के प्लस हो गया, और बी पॉइंट में कोलिजन हो रहा है, यहाँ पे देखिए बी पॉइंट में कोलिजन हो रहा है, यहाँ पे कोलिजन हो रहा है, एंड थर्ड पॉइंट सी में मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो मोमेंटम आफ्टर कोलिजन क्या हो जाएगा, m1 v1 प्लस m2 v2, इसकी वेलोसिटी v1 हो गई, इसकी v2 हो गई। ओके, अब देख लेते हैं, ये डेरिवेशन आता है करने के लिए 9th क्लास में। सपोज दैट ड्यूरिंग द कोलिजन द ट्रक एक्सर्ट ए फोर्स F1, मान लेते हैं जैसे यहाँ पे ये ट्रक थी और ये आपकी ये मान लेते हैं ये ट्रक है और ये आपकी कार थी छोटी सी। तो सपोज दैट ड्यूरिंग द कोलिजन द ट्रक एक्सर्ट ए फोर्स F1, मान लेते हैं ट्रक जो है F1 फोर्स अप्लाइड कर रहा है किस पे, कार पे, ऑन द कार एंड इज टर्न द कार एक्सर्ट ए, और कार जो है इसके अपोजिट डायरेक्शन फोर्स F2 लगा रही है, ठीक है, ऑन द ट्रक। देन अब फर्स्ट केस, व्हेन द फोर्स F1 ऑफ द ट्रक ऑन द कार फॉर टाइम t, मान लेते हैं कि व्हेन द फोर्स F1 ऑफ द ट्रक का जो फोर्स F1 है, यहाँ पे ये फोर्स जो इस इस डायरेक्शन में इस पे कार पे लगा हुआ है, ये क्या है, F1 है, ठीक है, F1 ऑन द ट्रक ऑन द कार फॉर टाइम t, वेलोसिटी चेंज कहाँ से कहाँ तक हुई है, यहाँ पे दिखा दूँ मैं, u2 से v2 तक। तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, v2 माइनस u1, मैंने बताया एक्सीलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, तो यहाँ हो जाएगा v2 माइनस u2 अपॉन t। तो अगर हमें एक्सीलरेशन पता चल जाएगा तो F1 भी क्या हो जाएगा, F1 इक्वल्स टू m2, मास क्या है। अब एक चीज़ और बताओ,
यहाँ पे जो ध्यान से देखिएगा, F1 exert बाय द ट्रक के थ्रू एग्जर्ट हो रहा है फोर्स ऑन द कार। तो अब ये जो मास लेंगे हम किसका लेंगे, ट्रक का लेंगे। F1 exert बाय द ट्रक ऑन द कार पे फोर्स F1 जो अप्लाइड हो रहा है वो कार पे अप्लाइड हो रहा है, तो कार का मास क्या है, m2 है। तो इसलिए हमने यहाँ पे m2 लिया है और एक्सेलरेशन क्या लिया है, a2 लिया है। तो ये हो जाएगा v2 माइनस a2 तो पता ही है, v2 माइनस u2 अपॉन t। तो ये हो गया F1। इसे इक्वेशन फर्स्ट ले लीजिए। एंड सेकेंड पॉइंट, व्हेन फोर्स F2 ऑफ द कार एंड अदर ट्रक फॉर द टाइम t वेलोसिटी चेंज। अब कार लगाया, जो कार फोर्स है, कार का फोर्स क्या है, F2 है, अब ट्रक पे लग रहा है, तो ट्रक का मास लेंगे क्या, m1। तो ये हो जाएगा F2 इक्वस टू m1 a1। a1 हमें पता है सिमिलर वे में v1 माइनस u1 अपॉन टी, और ये हो जाएगा m1। a1 की वैल्यू उठा के यहाँ रख दीजिए, v1 माइनस u2 अपॉन टी। अब क्या है, अब आपने पढ़ा होगा कि ये रिमेंस कांस्टेंट है, डिफिनीशन में पढ़ा था। तो जो F1 होगा अपोजिट डायरेक्शन में दोनों फोर्स, मीन्स ये F1 और F2 ये क्या है, अपोजिट है, तो F1 बराबर माइनस F2, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ पे F1 एंड F2 आर इक्वल एंड अपोजिट। जैसे जो फोर्स एक कार ट्रक पे लगा रही हो, ट्रक कार पे, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए साइन एक का निगेटिव लेंगे। चाहे आप इसका ले लीजिए, चाहे आप इसका ले लीजिए, मतलब F1 का चाहे आप साइन नेगेटिव ले लीजिए, चाहे F2 का, तो किसी एक का ही नेगेटिव लेना है, ठीक है। तो F1 इक्वस टू क्या है, F1 इक्वस टू यहाँ पे है, F1 की वैल्यू ये है, पूरा नोट कर लीजिए। यहाँ पे F1 हो गया एंड ये हो गया F2 की वैल्यू। यहाँ से टी सेम है, कैंसिल हो जाएगा, और कैंसिल होने के बाद m2 v2 इंटू कर दीजिए माइनस m2 u2, और यहाँ पे माइनस m1 v1 माइनस इंटू माइनस प्लस m2 u2 m1 u1 सॉरी। फिर यहाँ पे m2 v2 और यहाँ पे m1 v1 को हम माइनस में इस साइड में लाएंगे तो m2 v1 हो जाएगा, और यहाँ पे m1 vu1 है, यहाँ पे तो है ही, और इस m2 u2 के साइड में लाएंगे तो ये हो जाएगा आपका m2 u2, ठीक है। तो अब हम देखिए इसको क्या करेंगे, m1, अब ये इनिशियल वेलोसिटी, पहले अगर ऑब्जेक्ट चल रहा था तो इनिशियल वेलोसिटी u थी, तो इसलिए u को हम पहले ले लेंगे, m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वस टू m1 v1 प्लस m2 v2। तो ये हो गया आपका कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो यहाँ पे ये प्रूव हो गया, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल्स टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, ठीक है। तो ये हमें प्रूव करना था। अब एक बार फिर से दिखा दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, when the two body act upon one another their total momentum remains constant। तो ये दोनों मोमेंटम क्या रहते हैं, कांस्टेंट, प्रोवाइड द एक्सटर्नल फोर्स आर एक्टिंग मोमेंटम नेवर क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। तो ये एक आपका स्टेटमेंट है, और इसमें हमें प्रूव करना पड़ता है अगर आता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। तो ये आपका थ्योरेटिकल पॉइंट यही पूरा कंप्लीट हो गया है। अब इसके नेक्स्ट क्लास में हम न्यूमेरिकल की बात करेंगे, जो भी न्यूमेरिकल इसमें चैप्टर में है वो सारे करेंगे।